हे एवरीवन, इट्स मी और भैया। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बड़े होंगे। आज के लेक्चर में वी आर गोना स्टार्ट विद अकाउंटेंसी का चैप्टर सेकंड, जो कि हमारा होने वाला है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। लेकिन भैया चैप्टर फर्स्ट के कई पोर्शन तो बचे हुए हैं अभी भी। हाँ, बचे क्यों हुए हैं ना, चैप्टर फर्स्ट में जितने पोर्शन अब बचे हुए हैं उन सब में कुछ ऐसी टर्म्स यूज की जाने वाली हैं जो कि आपको चैप्टर सेकंड में बताया गया है। तो वो टर्म समझने के लिए आपको चैप्टर सेकंड पहले समझना होगा। इसीलिए मैंने सोचा पहले आपको चैप्टर सेकंड समझा देता हूं, उसके बाद हम चैप्टर फर्स्ट पे वापस जाएंगे। तो जब आप चैप्टर फर्स्ट पे वापस जाओगे ना तो एकदम क्लियर एंड सिंपल हो जाएगा आपके लिए समझना। एक चीज और, जो भी चीजें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ इसके इन डेप्थ नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दूंगा। आप वहां से फॉलो करो, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं। और मैं बता रहा हूँ, बिलीव मी, जो भी लेक्चर्स मैं बता रहा हूँ, जो भी पीडीएफ्स दूंगा, जो भी आपको नोट्स दूंगा, वो मोर देन सफिशिएंट है आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए। ओके, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। वहाँ पे फॉर सपोज आज मैं डाल रहा हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो, तो इसके जो भी नोट्स होंगे बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, अगर मैं शाम को डाल रहा हूँ तो बाय नेक्स्ट मॉर्निंग आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। अगर मैं सुबह वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो बाय इवनिंग आपको मिल जाएंगे। ओके, जिससे क्या होगा ना, आप कंसिस्टेंट रहोगे। चलो मूव ऑन टू द मेन टॉपिक। भैया स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है? अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, इफ नहीं भी देखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इन डेप्थ इसको पढ़ने ही वाले हैं। पहले डेफिनेशन समझते हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शन रिफर्स टू चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी बिटवीन टू और मोर पार्टीज। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है आपके पास करेंटली जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि मनी से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करो, अभी मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं? जीरो, नील बट्टा सन्नाटा, कुछ नहीं है, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कुछ नहीं है। ओके, फाइनेंशियल पोजीशन अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो कई सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती हैं, यानी पैसों को अफेक्ट करती है, वेल्थ को अफेक्ट करती है, जो भी बिजनेस में होती हैं। अब ये कैसे अफेक्ट होती है मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और मनी। मतलब बात करता हूं एक बिजनेस की, एक ग्रोसरी स्टोर ले लो या फिर एक जनरल स्टोर ले लो। जनरल स्टोर का एग्जांपल लेता हूं। मान लो मैं एक शॉप पे गया जनरल स्टोर की, मैं वहां जाके कुछ भी परचेज करता हूं, कोई भी सामान परचेज कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ पल्सेस वगैरह खरीदी और उसका पेमेंट मैं उन्हें करता हूँ। तो वो एक्सचेंज क्या हो रहा है वहाँ पर? एक्सचेंज क्या हो रहा है, वो मुझे गुड्स दे रहे हैं, गुड्स यानी पल्सेस दे रहे हैं, और उसके बदले मैं उन्हें क्या पे कर रहा हूं? पैसे दे रहा हूं। तो वहां पे गुड्स का चेंज हुआ, एक्सचेंज हुआ, और पैसे का एक्सचेंज हुआ। उन्होंने मुझे गुड्स दिया, मैंने उसे पैसे दिए। ओके, इससे क्या हुआ? उनके यहां से गुड्स चला गया और उनके यहां पैसे बढ़ गए। तो जो मान लो उनके पास उस टाइम बैलेंस था, उससे वो पैसा बढ़ गया, उतना पैसा बढ़ गया। मैं मानता हूं उनके गले में, उनके काउंटर में जब तक मैं नहीं गया था 1000 रुपये पड़े थे, और मैं जैसे गया मैंने 200 रुपये की खरीदी की, तो फाइनेंशियल पोजीशन में 200 का इंक्रीज आया ना, यानी गले में उनके 1200 रुपये हो गए कि नहीं हो गए? अब समझ में आया? हो सकता है वो गुड्स की जगह कोई सर्विसेज मैं परचेज कर रहा हूँ, हो सकता है वो कोई सर्विसेज दे रहा हो, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हो सकता है वो कोई पैसा दे रहा हो सकता है वो कोई पैसा ले रहा हो। जिसमें भी जहाँ भी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रही है, अप डाउन हो रही है, वो होती है हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन दो तरीकों की होती है, भी ध्यान रखना। कौन कौन सी होती है? पहली होती है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरी होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन में मैंने लिखा इमीडिएटली पेड और रिसीव्ड। मतलब क्या? कैश ट्रांजैक्शन का वो मतलब होता है जहां पे पैसा डिले नहीं होता, पैसा रुकता नहीं है। आप जाते हो, सामान खरीदते हो, आप पेमेंट करके चले आते हो। ओके, या हो सकता है जैसे मैं सपोज कर रहा हूँ, मैं गया सामान खरीदने स्टेशनरी शॉप पे, मैंने वहाँ से पेन खरीदी, पैसा तुरंत दिया, कोई डिले नहीं है, उनके पास पैसा आया, मेरे पास मेरा गुड्स आ गया। ओके, एक दूसरी होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब उधार की ट्रांजैक्शन, टू बी पेड और रिसीव्ड लेटर, यानी या तो आप पे बाद में करने वाले हो, आप तो आपको मिलने बाद में वाला है। फॉर एग्जाम्पल मैं गया स्टेशनरी शॉप का अगेन एग्जांपल लेते हैं, मैं गया पेन खरीदने, मैंने पेन खरीद दिया, लेकिन सडनली मैं चेक करता हूँ मैं तो वॉलेट ही नहीं लाया। और आप बोलोगे कि भैया ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। मैं अब सपोज मैं मोबाइल भी नहीं ले गया, मेरे बगल की दुकान थी, मैं कहता हूँ मैं कल आपको वो पैसे दे दूंगा। ओके, तो उन्होंने बदले में मुझे गुड्स तो दे दिया, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन कुछ चेंज नहीं हुई क्योंकि मैंने उन्हें पैसे दिए नहीं है। लेकिन वो फिर भी रिकॉर्ड करेंगे इस ट्रांजैक्शन को। क्यों रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि आज नहीं तो कल मैं उनको पैसे तो देने वाला हूं। उनको ये पता है, वो मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसा जो उनको मिलने वाला है वो आज नहीं तो कल
मिलेगा ही मिलेगा। तो ट्रांजैक्शन दो तरीकों की होती है, एक होती है कैश ट्रांजैक्शन, दूसरी होती है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मैंने बोला है, मैंने आपको समझाया, वो सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस में नहीं रिकॉर्ड होती हैं जो कि मनी टर्म्स में आप नहीं समझ सकते। भैया लेकिन यहाँ पे भी तो पैसा नहीं आया था। अरे कभी ना कभी तो इन फ्यूचर मिलने वाला है ना, इन फ्यूचर तो मिलेगा, आपको तो पता है, तो इसलिए हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। आज नहीं तो कल वो पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम नहीं रिकॉर्ड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय की ऑनेस्टी हो गया, कोई हार्ड वर्किंग है, ये सब क्वालिटीज हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते इसमें। ओके, मूविंग ऑन टू सेकंड थिंग। भैया सेकंड पे बिजनेस एंटिटी है। भैया आपने बिजनेस समझाया तो था बिजनेस का मतलब क्या होता है, अब मैं आपको बिजनेस एंटिटी का मतलब समझाने वाला हूं। पहले आप डेफिनेशन समझो। बिजनेस एंटिटी रिफर्स टू द लीगल स्ट्रक्चर, वर्ड ध्यान देना, लीगल स्ट्रक्चर, दैट डिफाइंस हाउ अ बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड, रजिस्टर्ड एंड ऑपरेटेड अंडर लॉ। पहले मैंने आपको समझाया था बिजनेस का सिंपल मतलब वो होता है, वो हर संस्था जो प्रोडक्शन में लगी हुई है या तो बेचने में लगी है गुड्स एंड सर्विसेज को। लेकिन वहां पे लॉ वाला टर्म नहीं आया था। लॉ वाला टर्म मतलब तब आता है जब एक बिजनेस लॉ के साथ, कानून के साथ बंध जाती है, लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने लगती है। ओके, ये एक बहुत बड़ा टर्म है, कॉन्सेप्ट आएगा आपको तब समझ में आएगा। छोटा मोटा एग्जांपल से भी आपको मैं समझा देता हूं। हमेशा ये ध्यान रखना, एक बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का मालिक अलग होता है। ये क्या भैया, दोनों तो सेम ही होते हैं ना, चला तो वो इंसान ही रहा होता है। नहीं, अगर आप बात करो बिजनेस में या कानून की नज़र में अगर देखा जाए, लॉ की नज़र में देखा जाए या अकाउंटेंसी के टर्म में भी अगर समझा जाए, तो व्यापार अलग और व्यापार का जो मालिक है वो अलग। आइए समझते हैं कि एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल एक मार्ट है, मार्ट है A2B मार्ट। ओके, अब भाई ड्राइंग के लिए कुछ मत बोलना, ठीक है? अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, अकाउंटेंसी पढ़ो, ड्राइंग पता है गंदी बन रही है। मुझे कहने लगोगे सर थोड़ा ड्राइंग सुधारी है, वो नहीं सुधरने वाली। A2B मार्ट है, इसका ओनर है मिस्टर रवि। इनके ओनर है मिस्टर रवि। छी छी छी, सही में ड्राइंग काफ़ी गंदी है। मिस्टर रवि ओनर है A2B मार्ट के। अब आप किसी दिन जाते हो, सामान कुछ खरीद के लाते हो A2B मार्ट से, हो सकता होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो जो आप सामान लेके आए हो उसमें से कुछ एक्सपायरी सामान हो, कुछ खराब हो। तो क्या आप मिस्टर रवि को बोलना स्टार्ट करोगे? कहोगे यार मिस्टर रवि कितना बेकार इंसान है, मिस्टर रवि ऐसा सामान दे दिया, मिस्टर रवि वैसा इंसान दिया। भले से वो वहाँ नहीं था, वो मार्ट में था ही नहीं, वो मार्ट में रहता ही नहीं है, वो अपने घर में रहता है, उसके यहाँ स्टाफ वर्क करते हैं। तो क्या आप मिस्टर रवि को बोलना स्टार्ट करोगे? नहीं, आप बोलोगे, अगर किसी से बताओगे भाई A2B मार्ट गया था यार, ऐसा ऐसा हो गया, A2B मार्ट से ख़राब सामान मिल गया। आप बिजनेस के ओनर का नाम नहीं लोगे, उसके बिजनेस का नाम जब लेते हो, उसके बिजनेस का नाम लेते हो, हमेशा ध्यान रखना। अब समझ में आया? यानी बिजनेस अलग होता है, बिजनेस का मालिक अलग होता है। एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप समझ जाओगे जब मैं आपको एक सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, एक टर्म आएगा। ओके, आप एक लिए समझो, बिजनेस का मालिक अलग और बिजनेस अलग। कुछ भी बात होगी तो आप बिजनेस के जो ओनर है उसको कुछ नहीं बोलोगे, क्योंकि अगर हो सकता होगा आप जान रहे हो सकता हो आप नहीं भी जान रहे हो। अगर फॉर सपोज मैं इनको हटा दूँ, आपके बगल में मार्ट कोई खुला है, A2B मार्ट खुला, आपको पता ही नहीं इसका मालिक कौन है, तब भी आप A2B मार्ट को ही बोलोगे। अब मालिक को थोड़ी खोज के मारना स्टार्ट कर दोगे, भाई ऐसे ऐसे हो गया। ओके, ये समझ आ गया होगा होपफुली। यहां पे एक टर्म देखो मैंने लिखी हुई है, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब आप जब किसी एंटरप्राइज को अलग से जानते हो, ओके, उसका एक अलग अस्तित्व बना हुआ है कि A2B मार्ट एग्जिस्ट करता है, A2B मार्ट के नाम पे हर चीजें आप करते हो, तो उसको आप बोलते हो ना सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, अलग से उसकी पहचान अलग से बनी हुई है और मालिक की पहचान अलग है। होपफुली ये समझ में आ गया। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, कुछ और भी टर्म्स हैं हमारे पास, बहुत ज़्यादा टर्म्स हैं, बहुत ईजिली समझेंगे वो प्लेन वे में। ओके, नेक्स्ट हमारी जो टर्म होने वाली है वो होने वाली है कैपिटल। अब भैया ये कैपिटल क्या होता है? एक बात बताओ,
बिजनेस को स्टार्ट देने के लिए, बिजनेस को शुरुआत देने के लिए आपको कुछ ना कुछ पूंजी तो लगानी होगी ना, जिसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हो, तब ना जाके आपका बिजनेस शुरू होगा। बिना पैसों के तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं हो सकता है, तो उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। जब भी एक मालिक, जो भी बिजनेस का ओनर है, वो कुछ इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार देखते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, दैट इज ओनर, प्रोप्राइटर का मतलब ओनर होता है, इन बिजनेस इज टर्म्ड एज कैपिटल। वही सेम चीज हो गई, जो भी इन्वेस्टमेंट ओनर ला रहा है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। हिंदी में पूंजी बोलते हैं, या आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो, जो इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट में करते हो। कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है, जरूरी नहीं होता है वो कैश के फॉर्म में ही हो सकता हो, वो कैश हो सकता हो वो असेट्स के फॉर्म में हो। असेट्स यानी कोई संपत्ति हो गई आपकी, ठीक है, अभी आपको मैं आगे समझाऊंगा। या फिर गुड्स के फॉर्म में होगा। गुड्स के फॉर्म में मतलब जिसमें बिजनेस डील कर रहा है, जिस भी सामान में बिजनेस डील कर रहा है, उसको गुड्स बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करने का है कि जो कैपिटल होता है वो एक लायबिलिटी होती है बिजनेस की। ये क्या, मैंने आपको समझाया था बिजनेस एंटिटी में कि ओनर अलग होता है, उसका बिजनेस अलग होता है। तो ओनर जो पैसे लगा रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए तो वो लायबिलिटी बन गई ना, दायित्व वो बन गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओनर को पैसे वो वापस करे। अगर ये दोनों अलग अलग हैं, ओके, तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी ना कि उसके मालिक को पैसा वापस करे, तो ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जांपल ए और बी, ए ने पैसे दिए बी को, तो बी की लायबिलिटी बनती है ना ए को पैसे देने के लिए। सेम केस है, बस इसमें कॉन्सेप्ट किसका लग रहा है, बिजनेस का लग रहा है, बिजनेस और उसका ओनर। ओके, ये समझ में आ गया। कैपिटल क्या होता है, एक लायबिलिटी होती है, जो अमाउंट आप इन्वेस्ट करते हो बिजनेस में, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ओके, गुड्स, फाइनली गुड्स इतनी बार आप लोग सुने हो, अब जाके समझोगे। गुड्स इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और टू प्रोड्यूस अनदर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स विच आर मेंट फॉर सेल। मतलब नहीं समझ में आया वो, मतलब समझो, इसमें वो सारी चीजें आती है गुड्स में जो कि एक बिजनेस खरीदती है रीसेल करने के लिए, यानी दोबारा बेचने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूं, मैं होलसेल की शॉप से ये मार्कर परचेज कर रहा हूं कई सारे, और लाके इसको अपने मोहल्ले की दुकानों में बेच रहा हूं, यानी तो ये रीसेलिंग हो गया ना। तो मेरे लिए तो ये गुड्स हो गया, मैं खरीद के लाया मार्कर का पूरे बॉक्स, पूरा डिब्बा खरीद के लाया, वो मेरे लिए गुड्स हैं, क्योंकि मैं उसको दोबारा सेल करने वाला हूं छोटी छोटी शॉप्स पे। या तो हो सकता हो मैं वो सामान खरीद रहा हूं टू प्रोड्यूस अनदर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, कुछ और बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं मैदा खरीद रहा हूं मैं। मैदा क्यों खरीद रहा हूं, उससे ब्रेड बनाने के लिए। मैदा ले लो या फिर आटा ले लो, मैं उसको खरीद रहा हूं उससे ब्रेड बनाने के लिए। तो उस प्रोडक्ट से जब कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो भी मेरे लिए गुड्स ही होता है। ओके, इसका बीच में अभी नाम आएगा, इसका दूसरा टर्म यूज किया जाता है। ओके, यानी इन शॉर्ट गुड्स किसको बोलते हैं, जिस भी चीज में बिजनेस डील कर रहा है, या व्यापार वाला या ऑर्गेनाइजेशन खरीद रही है दोबारा से बेचने के लिए, या तो उस सामान से कोई दूसरा सामान बना के उसको बेचने के लिए, वो सब गुड्स की कैटेगरी में गिरता है। एक चीज एग्जांपल से अभी आपको क्लियर हो जाएगी। चेयर्स एंड टेबल परचेज्ड बाय अ फर्नीचर शॉप ओनर इज गुड्स। एक फर्नीचर की दुकान है, नॉर्मल सी बात है, वो चेयर्स एंड टेबल अगर खरीद रही है तो उसके लिए वो गुड्स है। लेकिन वाइल सेम परचेज्ड बाय अ रेस्टोरेंट ओनर इज एन असेट फॉर फर्म। मतलब अब यही एक रेस्टोरेंट का मालिक चेयर और टेबल खरीद रहा है तो उसके लिए वो गुड्स नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट क्या सर्व कर रहा है आपको, फूडिंग सर्व कर रहा है, बेवरेजेस सर्व कर रहा है। ओके, उसके लिए एक अलग टर्म होता है, जो अगर रेस्टोरेंट खरीद रहा है तो उसके लिए वो असेट हो गई। असेट यानी उसकी संपत्ति हो गई। होप सो आपको गुड्स समझ में आया, होप सो आपको कैपिटल समझ में आया होगा। गुड्स यानी जिसमें बिजनेस डील कर रहा है या बिजनेस उस गुड्स से या उस सामान से कुछ और बना रहा है। नेक्स्ट टर्म है असेट्स। असेट्स भी बार बार रिपीट हुआ है। असेट्स का पहले डेफिनेशन देखो, एनीथिंग विच इज ओन्ड और इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इंक्लूडिंग अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम अदर्स। भैया मतलब जो भी चीज
एक बिजनेस के अंडर में है, बिजनेस के द्वारा खरीदी गई है, बिजनेस के पोजीशन में है, यानी बिजनेस की संपत्ति है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है, उसको हम क्या बोलते हैं? असेट बोलते हैं। और एक और चीज है, इंक्लूडिंग अमाउंट्स ड्यू फ्रॉम अदर्स। अब ये क्या, वो चीज भी असेट है, वो सब चीजें असेट है जो अभी तक मिली नहीं है लेकिन बाद में मिलनी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेस मान लो मैं रन करता हूं, हाँ अभी फर्नीचर का एग्जांपल ये था, फर्नीचर शॉप ओनर हूं मैं, तो मेरे वहां से कोई चेयर्स एंड टेबल्स कई सारी परचेज करके गया, समथिंग अराउंड 1 लाख का। तो एक बात बताओ, अभी वो 1 लाख मुझे मिले नहीं है, लेकिन मुझे पता है वो मिलने हैं, तो मेरे लिए वो असेट होगी, वो मेरे लिए वो संपत्ति होगी। ओके, समझ में आया? और एवरीथिंग इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन असेट। जो भी चीजें हैं वो असेट होती हैं। बिजनेस में फर्नीचर है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, चेयर है, टेबल है, इवन स्मॉल स्मॉल थिंग्स, वो सब असेट हैं बिजनेस की। ठीक है, संपत्ति होगी, उसमें पैसा लगा के हम बिजनेस में लेके आए उसको। एक चीज ध्यान देना, जब आप गुड्स बहुत सारे स्टोर कर लेते हो अपने पास कि आगे चल के सेल करोगे, आपने एक स्टॉक वर्ड सुना होगा, इसका स्टॉक है कि नहीं है अपने पास, चेक करिए। या फिर आप किसी सामान को लेने को, कोई मोबाइल परचेज करने का तो बोले भैया स्टॉक में नहीं है अभी, यानी वो उसके पास होता नहीं है। अगर वही चीज़ कोई स्टॉक में रख रहा है, यानी गुड्स ही ना रख रहा है, मोबाइल शॉप का ओनर क्या करेगा? उसके लिए तो एक मोबाइल गुड्स है, लेकिन वो उस टाइम गुड्स नहीं बोलता, वो कहता भैया स्टॉक में नहीं है, मेरे पास प्रेजेंट में नहीं है। तो वो चीज़ भी उसके लिए क्या होती है? असेट होती है। तो ये समझ में आया होगा। अब हमें असेट्स क्लासिफाई किए जाते हैं 2 में, वो समझना है। ओके।